सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों पर बात नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि आईएसएफ उत्तर बंगाल में 6 सीटों की मांग पर अड़ी है। हालांकि कांग्रेस ने उसकी मांग को अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई। खबर यह भी है कि सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों के बीच आज फिर से बैठक हो सकती है। बीबीसी रेडियो को भारत में बैन करने की मांग उठने लगी। विवाद तब शुरू हुआ जब उसके एक शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए एक कॉलर ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि यह एक लाइव शो था जिसमें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक कॉलर ने किया था। भद्दी भाषा के इस्तेमाल की क्लिप के सोशल मीडिया पर आने के बाद बीबीसी के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। दावा किया जा रहा है कि इस तरह की भाषा भारत के कानून और संविधान के खिलाफ है, इसलिए भारत में बीबीसी नेटवर्क को पूरी तरह बैन करने की मांग सोशल मीडिया पर उठाई जाने लगी। भारत में इससे जुड़े 2 हैशटैग बॉयकॉट बीबीसी और बैन बीबीसी ट्विटर पर ट्रेंड होने शुरू हो गए। विवाद बढ़ने के बाद बीबीसी रेडियो के इस शो को होस्ट करने वाली एंकर ने शो में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए माफी मांग ली, लेकिन बीबीसी रेडियो या बीबीसी एशियन नेटवर्क की तरफ से विवाद पर कोई सफाई नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि टीएमसी विधायक इस हमले में बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर विधायक पर हमला करने का आरोप लगाया और पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान में बड़े सियासी उलटफेर की खबर है जो कि इमरान खान के लिए बड़ा झटका है। इमरान खान को ये झटका वहां की संसद यानी सेनेट की एक सीट के लिए हुए चुनाव में लगा और इस एक सीट के चुनाव ने इमरान खान की सरकार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख ही ये चुनाव हार गए और उन्हें इस चुनाव में हराया विपक्षी पार्टी पीपीपी के नेता यूसुफ रजा गिलानी ने। वित्त मंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए सेनेट की इस सीट पर चुना जाना जरूरी था, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चुनाव में हार की वजह इमरान खान की पार्टी के ही नेताओं की क्रॉस वोटिंग को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 9 सांसदों ने सीक्रेट वोटिंग के दौरान विपक्षी पार्टी पीपीपी के पक्ष में वोट दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस चुनाव में जो वोट गिनती के दौरान खारिज किए गए उनमें खुद प्रधानमंत्री इमरान खान का वोट भी शामिल रहा। माना यह भी जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी में कई नेता इमरान खान के कामकाज के तरीकों से लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के संगठन पीडीएम के हौसले बुलंद हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए कल एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि अब इमरान खान की सरकार को वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई के पास से कल्याण स्टेशन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक टीसी ने चलती ट्रेन से गिर रहे एक यात्री को बाल बाल बचा लिया। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि टीसी उस यात्री को बचाने के लिए उसे ट्रेन के अंदर की तरफ धकेलता दिखाई दिया। बताया गया कि ट्रेन में चढ़ते वक्त उस यात्री का हाथ फिसल गया, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद टीसी की नजर उस पर पड़ी, वो तुरंत उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया और उसकी जान बचा ली। मुंबई में एक बार फिर कोरोना के पैर पसारने के बाद सिद्धिविनायक मंदिर में जुटने वाली भीड़ को कम करने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अलावा सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जहां उन्हें एक क्यूआर कोड मिलेगा और उस क्यूआर कोड को दिखाकर ही उन्हें मंदिर में एंट्री मिल सकेगी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कुछ भक्त मंदिर के गेट पर अपना क्यूआर कोड स्कैन कराते नजर आए। भक्तों को कोई परेशानी न हो इसके लिए वहां कई कर्मचारी भी तैनात किए गए। ऐसा स्कैन करना, इधर ऊपर थोड़ा ऊपर पकड़िए और ऊपर। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहर लगी एक स्क्रीन पर भी सिद्धिविनायक के लाइव दर्शन के इंतजाम नजर आए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भक्तों की सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं। मंदिर न्यास की तरफ से ये पूरा प्रबंध किया गया है। सभी लोग क्यूआर कोड लेके यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। वहां पहुंचे लोगों ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए इन सख्तियों को जरूरी बताया। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, सिस्टम भी बहुत अच्छा रखा है। मंदिर में जगह जगह तैनात सुरक्षाकर्मी भी लोगों को हर वक्त मास्क पहनकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश देते नजर आए। पटना में 8 डॉक्टरों को कोरोना हो गया। बिहार के पटना में एनएमसीएच के एक जूनियर डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई।
साथ ही 8 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कहा जा रहा है कि जिस डॉक्टर की मौत हुई उसे हाल ही में कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फर्स्ट डोज ले लेने का अर्थ कदापि नहीं होता है कि अब हम कोरोना मुक्त हैं। गुजरात निकाय चुनाव में मिली बम्पर जीत पर बीजेपी ने खुशी जताई और दावा किया कि पार्टी की इस जीत में किसानों के वोटों ने भी अहम भूमिका निभाई। इस विजय का अर्थ है कि ये किसानों का वोट है। हाथरस हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। आरोप है कि गौरव ने छेड़खानी की शिकायत करने पर लड़की के पिता को गोली मार दी थी। कहा जा रहा है कि वो इस वारदात के बाद जिस कार से फरार हुआ उस पर विधायक लिखा हुआ था और विधानसभा का स्टिकर भी लगा था। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पटना में बिहार विधानसभा के बाहर कुछ लेफ्ट के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इन्होंने सरकारी स्कूलों में छात्रों को स्मार्टफोन देने की मांग रखी। साथ ही मजदूरों को मनरेगा में 200 दिन काम देने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला विवादास्पद बयान देकर घिर गए। हरियाणा के कैथल में कृषि सुधारों के विरोध में आयोजित एक कार्यक्रम में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी वहां के मंत्रियों और विधायकों तक की नहीं सुनते। अपनी नाराजगी दिखाने के चक्कर में उन्होंने विवादास्पद बयान दे डाला। इस बयान को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने मंच से गाली निकालकर अब शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस की जो संस्कृति है उसको दिखाया। महाराष्ट्र के जलगांव में मौजूद एक महिला हॉस्टल में कुछ महिलाओं से बिना कपड़ों के डांस कराने के मामले को बीजेपी ने विधानसभा में उठाया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस केस में जांच के आदेश दे दिए। आरोप है कि कुछ पुलिस वालों ने उन महिलाओं से जबरन ऐसा करवाया था। इंक्वायरी लगाई है और वो इंक्वायरी में क्या होता है इसके अनुसार से आगे की बात करेंगे। बीजेपी ने चेतावनी दी कि इस मामले में अगर 2 दिन में जांच नहीं की गई तो वो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। सरकार अगर गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है तो तत्काल हम मांग करते हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू होनी चाहिए। कर्नाटक में रमेश जारकीहोली के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों ने बेलगावी शहर में जमकर हंगामा किया। एक अश्लील वीडियो के सामने और विपक्षी दलों के आरोपों के बीच रमेश जारकीहोली ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिस पर उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। उनके प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें सड़क से हटाने में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। सभी प्रदर्शनकारियों को पकड़कर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का हंगामा वहां भी जारी रहा। कनाडा को ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है कि वहां सर्दियों की सौगात मानी जाने वाली बर्फ की सड़कों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब सर्दी का मौसम सिकुड़ने लगा है और उसमें भी जितनी ठंड पड़ती है वो बर्फ की सड़कों को खोलने के लिए काफी नहीं, क्योंकि बर्फ की मोटाई इतनी हो गई है, हो ही नहीं पाती कि वो गाड़ियों के वजन को सह पाए। मौसम की मार का असर कनाडा के क्वेबेक प्रांत में 2 गांवों को आपस में जोड़ने वाली बर्फ की सड़क पर भी पड़ा है। असल में ये एक नदी है जो हर साल सर्दी में जमकर सड़क की शक्ल ले लेती है। जाड़े में इस पर भारी भरकम ट्रक दौड़ा करते हैं, लेकिन इस बार उस हिसाब से बर्फ जमी ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि आइस रोड पर इक्का दुक्का कारें ही चलती नजर आईं। ये भी बताया गया कि पहले बर्फ की मोटाई 1 मीटर तक हुआ करती थी, लेकिन इस बार 14 इंच तक खोदते ही सड़क के नीचे पानी नजर आ गया। यूपी के रायबरेली से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर आग लगाने की कोशिश कर रहे 2 आदमियों को कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर खूब पीटा। बताया गया कि वो दोनों शराब के नशे में वहां पहुंचे थे, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और फिर दोनों को रस्सी की मदद से पेड़ से बांध दिया। गुस्साई भीड़ ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई की। इस मामले की जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, लेकिन उन आरोपियों को लोगों के चंगुल से छुड़ाने की बजाय वो उनका वीडियो बनाने में जुट गए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने पेड़ से बंधे दोनों आरोपियों की रस्सी खोली और उन्हें वहां से ले गए। हरियाणा के करनाल से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाते दिखे। बताया गया कि इन लोगों के बीच गली में बाइक खड़ी करने पर झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद कुछ लोग सड़क पर एक लड़के को घेर कर पीटते दिखे।
मारपीट से पहले दोनों पक्षों के बीच वहां तनातनी भी हुई। यहीं से बात बिगड़ी और फिर दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। भरे बाजार हुई इस मारपीट में कुछ लोगों को चोट भी आई। ये पता नहीं कहां से 10-15 बंदे पता नहीं कहां से इन्होंने बुला लिया। मारपीट के बाद जब ये लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां भी आपस में उलझ गए, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने खुद पर लगे मारपीट के आरोपों को गलत बताया। बाद में पुलिस के दखल के बाद हंगामा शांत हुआ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर बीजेपी आज मंथन करेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की बैठक आज शाम 6 बजे होगी। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत CEC के तमाम सदस्य हिस्सा लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में TMC 5 मार्च को सभी सीटों के लिए एक साथ अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही 9 मार्च को पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रही VK शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। शशिकला का यह फैसला जेल की सजा काटकर वापस लौटने के कुछ ही दिन बाद आया। हालांकि कुछ रोज पहले उनके भतीजे ने शशिकला के विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में DM ऑफिस के गेट पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना भुगतान, बढ़ती महंगाई और बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ड्रग्स विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों रुपए की अवैध दवाइयां, नकदी और कार बरामद की गई। बिहार की राजधानी पटना में छेड़खानी का विरोध करने पर पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने लड़की की मां को गोली मार दी। बाद में महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक हाईवे पर एक ट्रक और एक कार के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि 13 लोगों की मौत हो गई। इस खतरनाक हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें गाड़ी का कचूमर निकला हुआ नजर आया। बाईं तरफ से तो वो बुरी तरह पिचकी हुई दिखी। बताया गया कि ये मरून SUV सुबह सुबह कहीं जा रही थी, लेकिन तभी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जानकारी मिलते ही जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो अपनी आंखों के सामने खौफनाक मंजर देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। बताया गया कि कार में सवार 12 लोग उसी वक्त दम तोड़ चुके थे। इसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर तक उड़ाए गए। हालांकि इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये कि जिस कार में महज 8 से 9 लोगों के ही बैठने की जगह है, उसमें 25 लोग भरे हुए थे। इनमें बच्चे भी शामिल थे। यानी लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत लेकर आता ट्रक तो देखा, लेकिन मौत को चकमा देकर निकलने का उन्हें मौका तक नहीं मिला। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम राइजिंग उत्तर प्रदेश 2021 में पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बंगाल ने कभी भी अव्यवस्था और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया है। आज सत्ता द्वारा प्रायोजित यानी TMC की सरकार के द्वारा वहां पर प्रायोजित जो अराजकता है, इसको बंगाल की जनता आज पूरी तरीके से इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है और जो अपार समर्थन वहां प्राप्त हो रहा है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव बंगाल के अंदर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि देश का किसान अभी भी बीजेपी के साथ है, जबकि कुछ लोग निजी हित साधने के लिए किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके जो लोग हर क्षेत्र में फेल हो चुके थे, फ्लॉप हो चुके थे, इनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन तत्वों के द्वारा इस मामले में गुमराह, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, वे लोग अपना निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा जितना काम हुआ है, तीनों कृषि संबंधी कानून और उससे पहले के जो कार्य हुए हैं, ये सभी परिवर्तन और सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किए हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लड़के एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करते दिखे। छेड़छाड़ का विरोध करने पर उन आरोपियों ने लड़की के साथ मारपीट की, लेकिन लड़की ने उन मंचलों का डटकर मुकाबला किया और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब भी दिया।
इस लड़की ने न सिर्फ उन आरोपियों को ललकारा बल्कि उनकी पिटाई भी की। हंगामा बढ़ता देख लड़की के पिता और बहन उसकी मदद के लिए वहां पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद इस बहादुर लड़की ने अपने परिवार को उनके हमलों से बचाया। लोग ने इनके साथ हम लोग के साथ सबके साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, FIR भी हो गई है उनकी। पुलिस ने अब ऐसे इलाकों में गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है। जेल से कुछ दिन पहले बाहर आई जयललिता की करीबी शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने संन्यास का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। शशिकला ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि वो सत्ता और पद के पीछे कभी नहीं भागी। शशिकला ने अपने समर्थकों का शुक्रिया भी अदा किया। केरल के कोच्चि में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के संगठन ने सिर मुंडवाकर पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का दावा है कि महंगी गैस और महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से उनका रोजमर्रा का खर्च 3 गुना बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। विरोध करने के लिए ये कारोबारी कोच्चि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए और एक एक कर सभी प्रदर्शनकारियों ने सिर मुंडवा लिए। प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि सिर मुंडवाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मिट्टी के कटोरे हाथों में ले लिए। सांकेतिक रूप से ये दिखाने की कोशिश की गई कि महंगे तेल और गैस की वजह से उनके सामने भीख मांगने की नौबत है। फिर कटोरा लेकर प्रदर्शनकारियों ने शहर के अहम रास्तों से मार्च निकाला। लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई के खिलाफ गुस्सा केवल केरल में नहीं दिखा, बल्कि केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कुछ राजनीतिक दल महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिनमें कर्नाटक का बेंगलुरु भी शामिल है। बेंगलुरु में वटल नागराज की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर LPG गैस सिलेंडर लेकर पहुंच गए। शहर के एक अहम चौराहे के बीचों बीच सिलेंडर रखकर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। राज्य सरकार महंगाई के खिलाफ अपना गुस्सा जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने गले में तख्तियां भी टांग ली, जिन पर नारे लिखे गए। बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ मार्च निकाला। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। इसी प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की टुकड़ी अलग मार्च करती रही। कुछ महिलाएं तो सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर निकली। ये संदेश देने की कोशिश हुई कि महिलाओं के सामने रसोई गैस की बजाय लकड़ी जलाकर खाना पकाने की नौबत आ गई है। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए ब्लैकआउट के पीछे चीन के साथ साथ यूके के हाथ होने के सबूत मिले हैं। ये दावा महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने किया है। इस साइबर हमले को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने आगे से चीनी उपकरणों को ऊर्जा विभाग में इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया है। साइबर विभाग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के बिजली विभाग के सर्वर में सेंधमारी कर बिजली सप्लाई ठप करने की कोशिश की गई थी और इसी दौरान 8G डेटा भी चोरी किया गया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दुनिया के दूसरे देशों में भी साइबर हमले का जिक्र किया गया है। लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं साइबर हमला हुआ है जो अक्टूबर महीने में मुंबई और आसपास के इलाके में बिजली गई। क्या मामला है और क्या चीजें सामने आई? पिछले 12 अक्टूबर को पिछले साल जो यहाँ पर मुंबई की बिजली गुल हो गई थी, उसके संदर्भ में हमने गृह मंत्री मंत्रालय को कहा था कि वो साइबर सेल से उसका रिपोर्ट ले ले, जांच कराए। वो जांच की रिपोर्ट परसों मेरे पास आई और उसमें हमारी जो स्काडा की जो फायरवॉल है उसको ब्रेक करके 14 और इन्होंने फायर फोर्सेस ने वहाँ पर काम किया है और वहाँ 8 GB डाटा हमारा चुराया गया। फ्रोजन्स जो थे वो 14 थे। तो इस प्रकार से जो घटना घटी है और उसमें चाइना और यूके के भी फ्रोजन्स है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को हाईटेक बनाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि इस महीने के आखिर तक इन ट्रेनों को वाईफाई से लैस करने का फैसला हो सकता है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहले चरण में करीब 15 लोकल ट्रेन और कुछ प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा शुरू भी हो सकती है। ऐसा होने से यात्री बिना रुकावट ट्रेन में हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि यह पहल रेलवे की कमाई बढ़ाने की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत यात्रियों को वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए अलग से कुछ पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं। आरएसएस पर दिए अपने बयान पर राहुल गांधी घिर गए। एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आरएसएस पर दिए राहुल गांधी के बयान पर विवाद शुरू हो गया। राहुल ने कहा था कि आरएसएस देश के हर संगठन को कमजोर करने में लगा है। Attacking the bureaucracy, attacking our education system, attacking our exam system. So if you want to join the IAS today, you got to go through an RSS training school.
जवाब में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने उन्हें कीचड़ उछालने से बचने की नसीहत दी। उनसे पार्टी संभलती नहीं, इसलिए बाकियों पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा में तीसरे दिन बिजली के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में कई जगहों पर बिजली कटौती हो रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई। अहमदाबाद पुलिस ने आयशा के खुदकुशी मामले में घिरे उसके पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उसे शुक्रवार तक रिमांड पर भेज दिया। डेविड वार्नर ने माना कि उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलकर गलती की, क्योंकि वो उस समय चोट से ठीक नहीं हुए थे। वार्नर वनडे सीरीज के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद वो जल्दबाजी में आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में लौट आए, जिसकी वजह से वो अब तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया से जुड़े नए दिशा निर्देशों का पालन करवाने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। इसके लिए राज्य सरकारों, डीएम या फिर किसी भी पुलिस कमिश्नर को अधिकार नहीं दिए गए। इससे पहले मणिपुर में इम्फाल वेस्ट के डीएम ने एक डिजिटल टॉक शो के होस्ट को नोटिस भेजा था। इसी पर केंद्र ने यह बयान जारी किया। वियतनाम की राजधानी हनोई से सांसें थमा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां 12वीं मंजिल से नीचे गिर रही 3 साल की एक बच्ची को डिलीवरी बॉय ने कैच कर लिया। वो बच्ची खेल खेल में बालकनी पर चढ़ गई थी और वहां से लटकने लगी, लेकिन अचानक उसकी पकड़ ढीली हुई और वो नीचे गिर गई। लेकिन कोई अनहोनी होती उससे पहले नीचे खड़े डिलीवरी बॉय ने उसे पकड़ लिया। वीडियो में दिखा कि बालकनी से लटकने के बाद भी वो मासूम काफी देर तक एक हाथ से रेलिंग को पकड़े रही। बताया गया कि सामने वाली बिल्डिंग की एक महिला ने बच्ची को बालकनी से लटकता देख लिया, जिसकी चीखें सुनते ही नीचे खड़े डिलीवरी बॉय ने उस मासूम को पकड़ लिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री की फोटो लगाने का यह पूरा मामला है। बंगाल के सीईओ से रिपोर्ट तलब की है चुनाव आयोग ने, और सर्टिफिकेट पर फोटो लगी थी, जिस पर ये जवाब मांगा है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर फोटो था, जिसके बाद ये टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री की फोटो पर यह रिपोर्ट मांगी है और यह पूरा मामला फोटो का है, और इस पर बंगाल के सीईओ से रिपोर्ट तलब की गई है। सर्टिफिकेट पर यह फोटो लगी थी, जिसके बाद टीएमसी ने शिकायत की थी और इस पर इलेक्शन कमीशन ने अब रिपोर्ट मांगी है। टीएमसी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने यह रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग का नोटिस। नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, और क्या जानकारी इस पूरे मामले में? फराज, देखिए, टीएमसी ने पिछले दिनों ही चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है और इस तस्वीर से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है, ये शिकायत की थी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और डेरेक ओब्रायन ने भी एक पत्र लिखा था चुनाव आयोग को। उसके बाद चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी बंगाल से रिपोर्ट मांगी कि वो बताए कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई का आदेश नहीं दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। टीएमसी का ये कहना था कि इस तरह के इमेज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि आपको पता है फरा कि नियमों के तहत यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत प्रधानमंत्री की तस्वीर किसी भी होर्डिंग्स वगैरह पर नहीं हो सकती उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो बंगाल के कोरोना सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत की गई थी और उसी शिकायत पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी मुख्य चुनाव अधिकारी से। आज शाम तक रिपोर्ट आने की उम्मीद। जी शुक्रिया नीरज। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि जल्द ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने आएंगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर की तस्वीर बदल जाएगी। हमारा देश ऑटोमोबाइल हब वर्ल्ड का नंबर 1 का बनेगा 5 साल के अंदर, ये हमारा सपना है। अब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 10 लाख करोड़ की होगी। रोजगार मिलेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ई व्हीकल, ई कार, ई बस, ई स्कूटर, बाइक, 2 व्हीलर और उसके साथ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक आएगी और देश की तस्वीर बदलेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी।
पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस लेफ्ट और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सहमति नहीं बन सकी। खबर है कि आईएसएफ उत्तर बंगाल में 6 सीटों की मांग पर अड़ी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 9,855 कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि 42 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा है। दुनिया में नहरों के शहर के नाम से मशहूर इटली के वेनिस में नहरें ही सूख गईं। 3 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ जब वहां नहरों का जलस्तर बेहद कम हो गया। कम बारिश और लो टाइड की वजह से वहां नहरों का पानी इतना नीचे चला गया कि कुछ जगह तो उनका तल नजर आने लगा। नतीजा ये हुआ कि वेनिस की पहचान कही जाने वाली वो खूबसूरत नावें पानी पर जो सरपट दौड़ा करती हैं, वो किनारे पर वीरान खड़ी नजर आईं। पानी कम हुआ तो नहरों के किनारे कूड़े और गंदगी का ढेर भी लगने लगा। 5 राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक आज शाम को होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के तमाम सदस्य हिस्सा लेंगे। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। शुक्रवार को भी दोपहर 1 बजे दोबारा प्रधानमंत्री समेत सीईसी के सभी सदस्य फिर से बैठक करेंगे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल, असम के पहले 2 चरणों और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और इसी के साथ कई नामों पर अंतिम मुहर भी लगाई जाएगी। आपको बता दें, बैठक के लिए बंगाल बीजेपी के नेता भी कोलकाता से पहुंच रहे हैं। टीएमसी छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी पर पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला कि पांडवेश्वर से पार्टी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो बंगाल के दुर्गापुर के उनके दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने उनके दफ्तर का शुद्धिकरण किया। जितेंद्र तिवारी ने रात में बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया और वो नारे लगाते हुए जितेंद्र तिवारी के दुर्गापुर के उस कार्यालय में पहुंच गए जहां वो बैठते थे। उन्होंने वहां जाते ही जितेंद्र तिवारी की नेम प्लेट हटाई और नारे लगाते हुए पूरे दफ्तर को धोया। वहीं आसनसोल में जितेंद्र तिवारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया। वो आसनसोल से मेयर रह चुके हैं और वहां के टीएमसी कार्यकर्ता उनसे बहुत नाराज दिखे। जितेंद्र तिवारी के टीएमसी छोड़ने की अटकलें उस समय तेज हुई थीं जब ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम को उनकी ओर से आसनसोल में विकास के काम से जुड़ी एक चिट्ठी लिखने पर विवाद हुआ था। हालांकि पता चला है कि बाद में उन्हें मना लिया गया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद जितेंद्र तिवारी ने हाथ में कमल पकड़ लिया, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध तेज कर दिया। आसनसोल में तो पार्टी कार्यकर्ता गंगा जल लेकर नगर निगम के दफ्तर पहुंचे, जिसे उन्होंने नगर निगम के कार्यालय में छिड़का। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के मेयर रह चुके हैं। यही वजह रही कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए नगर निगम का कार्यालय चुना और बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने वहां गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गोविंद विश्वास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है और इस घटना के बाद बीजेपी ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस से आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी नेता पर यह हमला हुआ है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया और इस हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। चंडीगढ़ में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत होगी। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी का दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। फिर क्या था, प्रदर्शन कर रहे छात्र बैरिकेड ही तोड़ने लगे। पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो ये छात्र धक्का मुक्की पर उतरा। छात्रों ने कुछ पुलिस वालों को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों की यह हरकत देख पुलिस ने भी डंडों से जोर से उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। छात्र तब भी नहीं माने तो पुलिस ने पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। पानी की बौछार इतनी तेज थी कि उसकी चपेट में आकर कुछ छात्र सड़क पर ही गिर पड़े। हालांकि काफी सख्ती बरतने के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। हमें अपनी डिग्रियां उनको लौटानी पड़ेंगी कि इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ महज एक कागज है।
जवाब में पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे छात्रों पर डंडे भी चलाए। पंजाब विधानसभा में बजट पेश होने से ठीक पहले पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि पंजाब को मिलने वाले राजस्व का 1% ही लोगों की जेब में जा रहा है, जिसका खामियाजा राज्य के 99% लोगों को झेलना पड़ रहा है। A huge debt रूपी सिस्टम घटोट का चवांग खड़ा साढ़े सामने दैत्य बन के और नोच नोच के पंजाब दे वाइटल्स नू खा रहा है। 1% का भी पॉइंट 1% लोगों दे कोल पंजाब दा खजाना क्यों जावे। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। न्यूज़ 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि अनुराग कश्यप, विकास बहल और एक्टर तापसी पन्नू से जुड़े मुंबई और पुणे के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी की यह कार्रवाई फैंटम फिल्म्स नाम की कंपनी से जुड़ी है। इस कंपनी में विकास बहल, अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मिंटना साझेदार थे, लेकिन विकास बहल पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा मधु मिंटना की कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में भी इस कंपनी का नाम सामने आया था। आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि इन सभी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला है, जिसके बाद आयकर विभाग ने अनुराग कश्यप से पूछताछ भी की। अनुराग कश्यप के घर पे भी रेड की गई है, साथ ही साथ अनुराग के को फाउंडर फैंटम फिल्म्स के और दूसरे कलाकारा के घर पे भी आईटी की रेड की गई है। लेकिन छापेमारी की खबर सामने आते ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने इसे बदले की कार्रवाई ठहरा दिया। केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास करता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आयकर विभाग के इन छापों में सियासत ढूंढने वालों पर जोरदार निशाना साधा और जांच एजेंसियों के जानकारी के आधार पर काम करने की दलील दी। इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। असम चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर असम चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें एजीपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद हेमंत बिस्वा ने ट्वीट कर गठबंधन के आधिकारिक ऐलान का दावा किया। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली होर्डिंग को 72 घंटे के अंदर हटाने के निर्देश जारी कर दिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि इस हमले में विधायक बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीच बाजार में बदमाशों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच फायरिंग होने लगी। इसी दौरान बाजार से सामान लेने गई एक लड़की को गोली लग गई। छत्तीसगढ़ की धमतरी में जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना फैलने से हड़कंप मच गया। वहां 2 दिनों में 10वीं और 11वीं में पढ़ने वाले 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ लोगों ने खेत में फसल खा रहे एक हिरण की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पंचायत निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ ही हरिद्वार कुंभ का धूमधाम से आगाज हो गया। कोरोना की वजह से इस बार कुंभ के आयोजन में खास सावधानियां बरती गई हैं, लेकिन कुंभ की पहली पेशवाई में कोरोना की वजह से तैयारी पर कोई असर नहीं दिखा और पंचायत निरंजनी अखाड़े के नागा साधुओं ने पूरी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। पहली पेशवाई के साथ ही हरिद्वार कुंभ का भी आगाज हो गया। पेशवाई का रथ ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का कुंभ अद्भुत होने वाला है। इस दौरान नागा साधुओं की टोली में चांदी की पालकी, रथ और घोड़े भी शामिल दिखे। पेशवाई में शामिल साधु शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। निरंजनी अखाड़े की इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरी ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। सबको मैं दे रहा हूं निमंत्रण, आइए कुंभ में शामिल होइए। हाँ, कोरोना के जो गाइडलाइन पालन करिए। इसी तरह जूना अखाड़े और उसके किन्नर अखाड़े ने भी कुंभ के लिए नगर प्रवेश किया। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में हिस्सा ले रहा है।
पश्चिम एशिया के देश लेबनान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और वहां की मुद्रा में जारी गिरावट पर पूरे देश में हंगामा मच गया। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लेबनानी पाउंड 1500 के भी पार चला गया, जिसने लोगों को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने पर मजबूर कर दिया। बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। राजधानी बेरूत से सामने आई तस्वीरों में गुस्साए लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर उन्हें जैम कर दिया। लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और इस परेशानी से उन्हें जल्द निकालने की मांग की। सटीक निशाने से दुश्मनों को मार गिराने के लिए भारतीय फौज की ताकत में इजाफा हो गया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि LAC और LOC पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को इजरायल में बनी मशीन गन नेगेव NG-7 दी जाएगी, जिसे इस महीने के आखिर तक जवानों को सौंपा जाएगा। 6000 मशीन गन की पहली खेप जनवरी के पहले हफ्ते में भारत आ भी चुकी। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ एक मिनट में ही 700 गोलियां दाग सकती है, जो कि 800 मीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन की मार गिराने में सक्षम है। ये मशीन गन हल्की भी है। इसका वजन महज 7.5 किलो है, जिसे गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने पिछले साल 19 मार्च को इजरायल की एक कंपनी से करीब 16000 मशीन गन खरीदने का सौदा किया था, जिनमें 6000 तो मिल चुकी हैं और बाकी अगले साल मार्च तक मिलने की उम्मीद है। नौकरी में आरक्षण दिए जाने वाले हरियाणा सरकार के कानून का कारोबारियों ने विरोध किया। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के लिए भी आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। इस कानून के तहत हरियाणा में काम करने वाली किसी भी निजी कंपनी को 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों को देनी होंगी। किसी भी तरह के व्यवसाय के अंदर हरियाणा के मूल निवासियों को 75% अधिकार हो। लेकिन वहां के ज्यादातर कारोबारी इस कानून के विरोध में उतर आए। हमारे पास काबिल बंदे हैं, हम उनको रखते हैं, अभी भी रखेंगे, आगे भी रखेंगे, लेकिन इस तरह किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह हरियाणा से बाहर के छात्रों और कामगारों ने भी इस फैसले का विरोध किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने 20 से ज्यादा देसी बम बरामद किए। पुलिस को ये सभी बम एक बाल्टी और बैग से मिले। बताया गया कि जिस इलाके से ये विस्फोटक जब्त किए गए, वहां बीजेपी का एक चुनावी कार्यक्रम भी होने वाला था। गुजरात के वडोदरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA को नोटिस भेजा और आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। इराक में अमेरिकी सेना के एक ठिकाने पर रॉकेट हमले से दहशत फैल गई। ये हमला पश्चिमी इराक के ऐन अल असद बेस पर किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक फौजी अड्डे के बाहर मौजूद एक गाड़ी लपटों में घिरी नजर आई। हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े दूर तक बिखरे नजर आए। ऐन अल असद इराक में अमेरिका का एक बड़ा फौजी ठिकाना है, जहां अमेरिका के साथ उसकी गठबंधन सेनाएं भी तैनात रहती हैं। हालांकि यह हमला किसने किया और इसमें कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। उसके पार्षद 5 में 4 सीटों पर जीते। इन सभी सीटों पर 28 फरवरी को वोट डाले गए और नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से नाचने लगे, क्योंकि उनकी पार्टी ने उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने विरोधियों से आगे निकल गई। नतीजों का ऐलान होते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी जश्न मनाया गया, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। पार्टी के ये दोनों बड़े चेहरे जीते हुए पार्षदों के साथ कार्यकर्ताओं के सामने आए। जीत से गदगद केजरीवाल ने अपनी सरकार के काम को इस कामयाबी की वजह माना। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, उस काम पे अपना भरोसा जताया है। रोहिणी में तो जीत की आहट सुनते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। वहां पार्टी के लोग ढोल की थाप पर जमकर झूमे। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के लिए भी एक जगह से अच्छी खबर आई। उसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम की चौहान बांगड़ सीट पर कामयाबी मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी की सफलता उससे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस उपचुनाव को अगले साल दिल्ली के तीनों नगर निगमों में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा, क्योंकि उसे केवल पूर्वी दिल्ली नगर निगम के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी में जीत की कहानी नहीं दोहराई, बल्कि उसने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी सी और शालीमार बाग सीट पर भी अपना जादू चलाया।
जबकि 2017 में शालीमार बाग सीट बीजेपी के पास थी और रोहिणी सीट पर बीएसपी के जय भगवान जीते थे। हालांकि बाद में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस को दिल्ली नगर निगम की चौहान बांगड़ सीट पर सफलता मिली, जबकि 2017 में इन 5 सीटों में किसी पर भी उसे कामयाबी नहीं मिली थी। महाराष्ट्र के पुणे से दहशत से भर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। यह हादसा कैसे हुआ, इसका पता अभी नहीं लग पाया, लेकिन कुछ ही देर में आग पूरे गोदाम में फैल गई। सामने आई एक तस्वीर में उससे ऊंची ऊंची भयानक तेज लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वहां बड़े पैमाने पर प्लास्टिक और कागज भी भरा हुआ था, जिस वजह से आग तेजी से फैल गई। आग लगने के बाद हादसे वाली जगह पर कई लोग भी जमा हो गए। बताया गया कि दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले सीआरपीएफ के जवान कड़ी तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए सीआरपीएफ के जवानों को आतंकियों से लोहा लेने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके लिए उधमपुर में एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, क्योंकि यात्रा की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सीआरपीएफ पर ही होता है। आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को हर तरह के हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए उस सेंटर में कई तरह के इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ के जवानों को मेंटली और फिजिकल तौर पे पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवानों को यह सिखाया गया कि बड़े और गहरे गड्ढे में आग लगी होने की सूरत में वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, रास्ता ना होने पर रस्सी का इस्तेमाल कैसे करना है। इस बल में आए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्राउड फील होता है यहाँ के। आतंकियों के खात्मे के लिए ऊंची दीवार को कूदकर जाने की ट्रेनिंग के साथ एक हाथ से राइफल को खोलने के गुर भी सिखाए गए। किसी भी आतंकवादी के जो उनका मकसद है उसको पूरा ना होने दें और उसको मिटा डालें। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को यह भी सिखाया गया कि किसी मकान में अगर आतंकी छिपे हों तो उन्हें कैसे निशाना बनाया जा सकता है। दिल्ली में आईआईएमसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के सालाना एल्यूमिनाई मीट में इफ्को इम्का अवार्ड्स 2021 का ऐलान किया गया। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले पत्रकारों को 1,50,000 रुपए तक के इनाम से सम्मानित किया गया। इस मौके पर आईआईएमसी से 50 और 25 साल पहले पढ़ाई करने वाले पूर्व छात्र छात्राओं को गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली बैच का सम्मान दिया गया। भारतीय मूल के कनाडा के कलाकार